मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज आगे चर्चा करें जहां पर पिछले व्याख्यान में हमारी चर्चा समाप्त हुई थी। 28वां नंबर पर आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आंदोलन मूलतः नमक कानून के विरोध में शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या है? जिस कानून के प्रति विरोध है, या यदि हम यह समझते हैं कि अमुक कानून या आदेश अन्यायपूर्ण है, तो हम केवल उसी एक कानून का विरोध करेंगे, अन्य सभी नियमों और कानूनों का पालन करेंगे। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन है। तो चूंकि नमक बनाने पर कराधान का आदेश ब्रिटिश सरकार ने दिया था, अभी तक नमक बनाने पर कर नहीं लगता था। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने नमक बनाने पर भी करारोपण कर दिया था, इसलिए इस नमक कानून के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सहमति से शुरू किया। तो महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा शुरू की और 12 मार्च 1930 को यह यात्रा शुरू हुई और महात्मा गांधी दांडी पहुंचे। वहां पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, मतलब नमक कानून को तोड़ना शुरू किया। सरकार ने इसका दमन करना शुरू किया और हजारों लोग गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिए गए। इसके बाद होता है गोलमेज सम्मेलन पहला। ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि भारतीय समस्या का निराकरण करने के लिए, जिस समस्या को अंग्रेजों ने खुद उत्पन्न किया था, अब उस समस्या का निराकरण करने का ढोंग भी करना था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? गोलमेज सम्मेलन की घोषणा की। गोलमेज सम्मेलन क्या होता है? जैसे हम कहीं पर क्लास में बैठते हैं या किसी कमरे में बैठते हैं, सामने स्टेज होता है। स्टेज में प्रमुख अतिथि और कार्यक्रम के अध्यक्ष या बड़े बड़े लोग बैठते हैं। सामने के पहली, दूसरी, तीसरी कुर्सियां भी महत्वपूर्ण लोगों के लिए होती हैं। बाकी अन्य जितने भी व्यक्ति बचे, श्रोता हैं, दर्शक हैं, ये सब धीरे धीरे करके पीछे की तरफ बैठते जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टेज में बैठा वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। उससे कम महत्वपूर्ण व्यक्ति सामने के पहली, दूसरी, तीसरी लाइन में बैठते हैं और उससे कम महत्व के व्यक्ति पीछे के लाइन में आते हैं। तो इसमें छोटे बड़े का भाव होता है। गोलमेज सम्मेलन में एक बहुत बड़ा गोलमेज होता है, टेबल होता है, राउंड टेबल। उसके चारों ओर सदस्य बैठते हैं, जिसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। यह धारणा है, क्योंकि उसमें भी तो आखिर ब्रिटिश सम्राट आएगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री आएगा, तो वो लोग तो बड़े, सबसे बड़े लोग होंगे ही। तो उनके बाजू में जो लोग बैठेंगे, स्वाभाविक है वो लोग बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे, और जो बिल्कुल आगे की तरफ बैठेंगे वो कम महत्व के लोग होंगे। तो ये केवल दिखाने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन इंग्लैंड में, लंदन में किया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, ये सब के सब जेल में बंद कर दिए गए थे। तो यहां पर 12 नवंबर 1930 को ब्रिटिश सम्राट ने इसको उद्घाटन किया। 79 प्रतिनिधि कुल मिलाकर उपस्थित हुए, जिसमें 57 ब्रिटिश भारत के थे, सब अंग्रेजों के पिट्ठू। 16 देशी राज्यों के थे, 16 ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। और इस प्रकार से कांग्रेस का बहिष्कार होने के कारण गोलमेज सम्मेलन कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सका, पूरी तरह से असफल हो गया। इसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ। इस समझौते में गांधी जी ने पूरा समर्पण कर दिया। इरविन जैसा चाहते थे, समझौते की शर्तें वैसे ही करी गई, लिखी गई, और महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की। और यह भी आश्वासन उन्होंने दिया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगा।
इसके बाद गोलमेज सम्मेलन दूसरा शुरू हुआ सितंबर 1931 में। इसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी गए थे। सम्मेलन शुरू हुआ, सम्मेलन असफल हुआ, कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि मुस्लिम लीग अपनी हठधर्मिता पर अड़ा हुआ था, तो समझौता या कोई बात यहां पर नहीं हो पाई। यहां पर एक उल्लेखनीय बात, जब 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेने के लिए लंदन गए, तो ब्रिटिश सम्राट ने अपने अधिकारियों से कहा कि गांधी को बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूं। देखिए व्यक्ति की महत्ता क्या होती है। तो ब्रिटिश सम्राट ने अपने अधिकारियों से कहा गांधी को सूचित करो कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। गांधी जी ने कहा ठीक है मिलेंगे। गए बकिंघम पैलेस। जब बकिंघम पैलेस पहुंचे तो वहां के अधिकारियों ने कहा कि आप ये वस्त्र पहन लीजिए, क्योंकि सम्राट के सामने जाएंगे तो एक विशेष वस्त्र आपको धारण करके जाना पड़ेगा। सिर ढका होना चाहिए, मतलब कुछ हैट या टोपी या कुछ ऐसा पहन के जाएंगे, सिर खुला करके नहीं जा सकते। विशेष आभूषण, विशेष वस्त्र पहन करके आपको जाना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा मेरे को नहीं पहनना है, मैं जाऊंगा इसी धोती और एक गमछे में ही जाऊंगा और आपका वस्त्र धारण नहीं करूंगा। तो अधिकारियों ने कहा कि ऐसे में आप हमारे सम्राट से नहीं मिल सकते। गांधी जी ने कहा मेरे को कहां मिलना, मैं चला, चले गए। जब सम्राट को सूचना दी गई कि ऐसी ऐसी बात है और गांधी जी मिलने से इनकार कर दिया उन्होंने और वो चले गए हैं, तो सम्राट ने कहा मूर्खो, गांधी से मुझे मिलना है, गांधी को मुझसे मिलना नहीं है। मैं गांधी से मिलना चाहता हूं, उसको बुलाओ। फिर प्रोटोकॉल अधिकारी वगैरह दौड़ते हुए गए और गांधी जी को खुशामद करके ले आए और गांधी जी ने सम्राट से मुलाकात की। और सम्राट का यह सोचना था कि उस व्यक्ति को उससे मैं जरा मिलना चाहता हूं जिसने केवल सत्याग्रह के बल पर, सत्य और अहिंसा के शस्त्र से जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। यह होता है व्यक्ति की महानता, व्यक्ति की महत्ता। तो इस प्रकार से गांधी जी खैर गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ, वापस आए, सम्राट से मिले, वापस आए। इसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ नवंबर 1932 में। इसमें 46 राजभक्त आमंत्रित किए गए थे। इसने केवल प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो चर्चा हुई थी उसको उसने अप्रूव किया और सम्मेलन पूरी तरह से असफल हो गया। गोलमेज सम्मेलन का कोई अर्थ नहीं निकला। इसके बाद आता है सांप्रदायिक निर्णय, इसको कम्युनल अवार्ड कहते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने भारतीय समस्याओं पर बहुत चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ब्रिटिश सरकार कुछ भी कहती है तो भारत में इतने वर्ग और समूह हैं कि किसी भी एक प्रस्ताव पर इन सब की सहमति नहीं मिल पाती। देखिए कारण ब्रिटिश सरकार ने उत्पन्न किया था, पृथकतावाद को, सांप्रदायिकता को ब्रिटिश सरकार ने उत्पन्न किया था। आज उसी समस्या को समाधान करने के लिए ब्रिटिश सरकार नाटक कर रही थी। तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, हरिजन, इन सब के लिए उसने पृथक और सांप्रदायिक निर्वाचन करने की घोषणा कर दी। परिणाम स्वरूप भारत में कम से कम हरिजनों के लिए पृथक, हरिजनों को हिंदुओं से पृथक मानने की यह जो घोषणा थी, इसका महात्मा गांधी ने और कांग्रेस ने घोर विरोध किया और महात्मा गांधी ने फिर आमरण अनशन कर दिया, यह कह करके कि हरिजनों को हिंदुओं से पृथक न किया जाए। जब आमरण अनशन कर दिया तो फिर पूना में समझौता हुआ। डॉक्टर अंबेडकर जो कि हरिजनों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने सहमति दी कि हरिजनों को हिंदुओं के अंतर्गत ही रखा जाएगा और हरिजनों के लिए अलग से पृथक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता अब नहीं है। इस प्रकार से महात्मा गांधी ने अपना आमरण अनशन समाप्त किया। इसके बाद आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। वैसे यह माना जाता है कि वर्तमान भारत के संविधान में
1935 के अधिनियम की कई बातें यथावत कॉपी कर ली गई है, लेकिन हमारा संबंध जिन चीजों से उसकी चर्चा करें। सबसे पहले संघीय व्यवस्था की घोषणा की गई कि भारत में संघीय व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसमें 3 प्रकार की इकाइयां सम्मिलित होंगी। एक, ब्रिटिश भारत, मतलब कि इंग्लैंड का शासन जिन क्षेत्रों पर है, जहां पर गवर्नर हैं, जहां पर और सेंटर में गवर्नर जनरल है, ये ब्रिटिश भारत। भारत के अंदर देशी राज्य थे सैकड़ों की संख्या में, इन देशी राज्यों के प्रतिनिधि होंगे, मतलब देशी राज्य भी इसमें सम्मिलित होंगे, और छोटे छोटे प्रांत या छोटे छोटे क्षेत्र जिसे चीफ कमिश्नर प्रांत कहा जाता था। जो 3 प्रकार की इकाइयां थी, 3 प्रकार की इकाइयों को लेकर के संघीय व्यवस्था की योजना बनाई गई। दूसरी चीज, केंद्र में द्वैध शासन। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। साइमन कमीशन ने कहा कि यह द्वैध शासन पूरी तरह से असफल है, इसको समाप्त किया जाए। तो अब उस द्वैध शासन को केंद्र में लागू करने की तैयारी की। सफल नहीं हुई यह तैयारी, यह योजना सफल नहीं हुई, लेकिन फिर भी इस 1935 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया। फिर प्रांतीय स्वराज्य की स्थापना, यह 1935 के अधिनियम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और 11 प्रांतों में, उसमें ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जो भी क्षेत्र था वो 11 प्रांतों में बटे हुए थे। इन 11 प्रांतों में प्रांतीय स्वराज्य की स्थापना की गई। मतलब प्रांतों में गवर्नर होता था नाम मात्र का, फिर उसके अधीन मुख्यमंत्री, फिर मंत्रिमंडल, फिर उत्तरदायी विधानसभा, ये सब चीजें होती थी। मंत्री जिसको बहुमत होता था, वह जिसको बहुमत मिलता था वह अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करने की व्यवस्था की गई। तो इसे प्रांतीय स्वायत्तता या प्रांतीय स्वराज्य का नाम दिया जाता है। और 1773 के अधिनियम के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना की गई थी। छोटे छोटे और भी न्यायालय स्थापित किए गए। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और इसी कोर्ट को आगे चल करके जब हम आजादी मिली, उसी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। तो इसकी स्थापना मूलतः 1935 के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। फिर भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। इंग्लैंड में भारत परिषद हुआ करता था, भारत सचिव, फिर उसको सहायता करने के लिए भारत परिषद। तो उस भारत परिषद की स्थापना, इस भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई। ये परामर्शदाता 3 से 6 तक हो सकते थे। ये भारत सचिव को या भारत मंत्री को परामर्श देते थे। परामर्श को मानना या न मानना भारत सचिव की इच्छा पर निर्भर होता था। ये इतनी विशेषताएं थी इस 1935 के अधिनियम की। 1935 के अधिनियम को 1937 में लागू किया गया। 1937 में चुनाव हुए प्रांतीय विधानसभाओं के लिए और 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस को बहुमत मिल गया। जब कांग्रेस को बहुमत मिल गया तो कांग्रेसी मंत्रिमंडल, कांग्रेस से कहा गया कि आप अपना मंत्रिमंडल बनाइए, लेकिन कांग्रेस ने यह कहकर के इनकार कर दिया कि यदि गवर्नर इसी प्रकार से तानाशाह पूर्वक काम करते रहेंगे, वे मंत्रिमंडल के विधानसभा के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप करेंगे, तो फिर प्रांतीय उत्तरदायित्व का मतलब क्या हुआ? कोई मतलब नहीं है। तब गवर्नर जनरल ने यह घोषणा की कि गवर्नर अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेंगे और मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल पूरी तरह से उत्तरदायी होकर के काम कर सकते हैं। और तब जाकर के 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया, लीग ने भी बाकी प्रांतों में अपना मंत्रिमंडल बनाया। सरकारें बढ़िया काम करने लगी और जो जो अपेक्षाएं जनता की थी, उन अपेक्षाओं को मुख्यमंत्रियों ने, मंत्रिमंडलों ने पूरी जिम्मेदारी से पूरा करने का प्रयास किया। लेकिन इसी बीच 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया तो गवर्नर जनरल ने भारतीय जनता की इच्छा को जाने बिना, विशेष करके कांग्रेस को सूचित किए बिना, उसने भारत को इंग्लैंड के पक्ष में जर्मनी, जापान, इटली के विरुद्ध लड़ने वाला एक युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया कि भारत भी
जर्मनी, जापान, टोक्यो और इटली के विरुद्ध लड़ने वाला एक राज्य है। जैसे इंग्लैंड लड़ रहा था, इसी प्रकार से उसने भारत को भी युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने इन 8 राज्यों में त्याग पत्र दे दिया और इस प्रकार से गवर्नरों का निरंकुश शासन इन प्रांतों में पुनः शुरू हो गया। तो प्रांतीय स्वराज्य के 2 वर्ष तक चला। इसके बाद गवर्नरों का निरंकुश शासन इन राज्यों में फिर से शुरू हो गया। इसके बाद 1940 में मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग की। 1940 उसने कहा कि मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र चाहिए, पृथक राष्ट्र के बिना हम ठीक नहीं है, मतलब पृथक पाकिस्तान हमको हर स्थिति में चाहिए। उसने मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव, लॉर्ड लिनलिथगो उसमें गवर्नर जनरल थे, उन्होंने 1940 में अगस्त प्रस्ताव पेश किया। इसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं कि और यह उस प्रस्ताव के अंतर्गत लॉर्ड लिनलिथगो ने यह घोषणा की कि युद्ध के बाद भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाएगा, औपनिवेशिक स्वराज्य, और संविधान सभा के गठन किया जाएगा। कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया क्योंकि हम या कांग्रेस औपनिवेशिक स्वराज्य के बाहर आकर के पूर्ण स्वराज्य की मांग कर चुके थे। इसलिए कांग्रेस ने लॉर्ड लिनलिथगो के अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की योजना बनी। 1940 में यह व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ, जिसके प्रथम सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे। चूंकि युद्ध का समय था, इसलिए व्यापक पैमाने पर आंदोलन करने के लिए अनेक प्रकार के नियम कानून थे, प्रतिबंध थे। तो यह तय हुआ कि कोई भी एक व्यक्ति किसी शहर में सत्याग्रह करने की अनुमति लेगा प्रशासन से, और वह सरकार के विरुद्ध भाषण देगा, पुलिस आएगी उसको गिरफ्तार कर लेगी, ऐसे ऐसे करके हम सत्याग्रह करेंगे। तो ये कांग्रेसी नेता विभिन्न अलग अलग शहरों में, कस्बों में अनुमति लेकर के ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बात करते थे, मतलब आलोचना करते थे, और आलोचना करने का परिणाम यह होता था कि ब्रिटिश पुलिस आकर के उनको गिरफ्तार करके जेल में भर देती थी। ऐसे करके लगभग 20,000 लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद आता है क्रिप्स प्रस्ताव। युद्ध में इंग्लैंड की हालत खराब होती जा रही थी, भारतीयों का सहयोग जितना मिलना चाहिए था नहीं मिल पा रहा था। तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा। इसको क्रिप्स प्रस्ताव 1942 कहते हैं। इस क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत 2 बातों का आश्वासन दिया गया था, 2 बातें कही गई थी। एक, युद्ध के बाद हम क्या करेंगे, और दूसरा, युद्ध के दौरान हम क्या करेंगे। युद्ध के बाद भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देने की घोषणा की गई, और दूसरा उन्होंने आश्वासन दिया, उसने ये कहा कि युद्ध में देश की रक्षा करना ब्रिटिश सरकार का दायित्व है, इसलिए भारत की ब्रिटिश सरकार भारतीयों से सहयोग की अपेक्षा करती है। इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हम औपनिवेशिक स्वराज्य के स्तर से बहुत आगे आ चुके थे। इसके बाद अगस्त क्रांति 1942, 8 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाषण दिया, और उस भाषण का उद्देश्य था, उस भाषण का मूल तत्व था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत को अपने हाल पर छोड़ दो, भारत जो भी है अपनी व्यवस्था कर लेगा, लेकिन तुम अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्विट इंडिया मूवमेंट किसी को कहते हैं। युद्ध का समय था, जापान भी युद्ध में सम्मिलित हो चुका था, और जापान आगे चल करके तो 45 तक अंडमान निकोबार तक भी पहुंच चुका था। तो युद्ध में चूंकि ब्रिटिश सरकार लगातार और उसकी हालत पतली होती जा रही थी, इसलिए 8 अगस्त की रात को ही, मतलब 9 अगस्त को सवेरा होने के पहले जितने भी कांग्रेस के नेता थे, ये सब के सब जेल में ठूंस दिए गए। और यही पैटर्न श्रीमती गांधी ने 25-26 जून 1975 को इमरजेंसी लागू करके अपनाया था।
तो जितने भी कांग्रेस के नेता थे सबके सब जेल में डाल दिए गए। पूरी जनता नेतृत्वहीन हुई। जिसके मन में जैसा आया उसने ब्रिटिश सरकार को कोसना शुरू किया, ब्रिटिश सरकार की आलोचना करनी शुरू कर दी। और परिणाम यह हुआ कि ये सब के सब नेता जेल में बंद कर दिए गए। हजारों की संख्या में, लगभग 80,000 लोगों को 1942 के आंदोलन में जेल में बंद कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने दमन चक्र चलाने में कोई लापरवाही नहीं बरती। और उसके बाद लॉर्ड बेवेल जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भारतीय समस्या का निराकरण करने के लिए शिमला में वार्ता आयोजित की। लगभग 14 दिनों तक वार्ता होती रही, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग समूहों से, अलग अलग संगठनों से, कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से, सिखों से, भारतीय ईसाइयों से, सबसे। लेकिन जिन्ना की हठधर्मिता के कारण शिमला वार्ता असफल हुई। 1945 में जापान के आत्मसमर्पण करने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध पूरी तरह से समाप्त हुआ। इंग्लैंड में चुनाव हुए। इंग्लैंड में चुनाव होने के बाद मजदूर दल की सरकार बनी। एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। और आपने एक विचारक का नाम, एक राजनीति विज्ञान के लेखक का नाम सुना होगा, हेराल्ड जे लास्की, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। उस पुस्तक के रचयिता थे हेराल्ड जे लास्की। लास्की का बहुलवाद बहुत ही प्रसिद्ध है। तो लास्की उसमें मजदूर दल के अध्यक्ष थे और इटली बहुमत दल के नेता, मतलब प्रधानमंत्री बने। इटली ने सत्ता संभालते ही घोषणा की कि हम भारत को जितनी जल्दी हो सके आजादी देंगे, स्वतंत्रता देंगे। और उन्होंने यह घोषणा की कि भारतीय समस्या का निराकरण करने के लिए हम यहां से कैबिनेट मिशन भेजेंगे। मंत्रिमंडल मिशन। मिशन का अर्थ क्या होता है? मिशन का अर्थ होता है किसी पवित्र कार्य की, कोई पवित्र काम करना को मिशन कहते हैं। हम मिशनरी को पवित्र काम मान करके इंग्लैंड या अमेरिका आदि देशों से, यूरोपियन राष्ट्रों से मिशनरीज आते रहे भारत में लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए। तो उसमें एक पवित्रता का भाव होता है कि हम धार्मिक काम करने जा रहे हैं, मतलब पवित्र काम करने जा रहे हैं। तो मिशन का मतलब होता है एक पवित्र उद्देश्य से कोई काम करना, शुद्ध मन से कोई काम करना, मतलब बढ़िया काम करना। तो कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की और यह कहा कि इस कैबिनेट मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 महत्वपूर्ण मंत्री होंगे। इन 3 मंत्रियों के समूह को हम भारत भेज रहे हैं। भारत जाकर के समस्या का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद जो भी निर्णय लेंगे, ऑन द स्पॉट निर्णय लेंगे और उस निर्णय को ब्रिटिश सरकार स्वीकृति दे देगी, मान लेगी। ऐसा पूरी तरह से पूरी शक्तियां सौंप करके इटली ने कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। एक था भारत सचिव सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स और तीसरा था लॉर्ड A.B. अलेक्जेंडर। इनको पूरी शक्तियां डेलीगेट कर दी गई और कहा गया कि आप जाकर के भारतीय समस्या का समाधान करिए। मतलब भारत को आजादी देने के लिए, सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए क्या उपाय किया जाए, इसके बारे में जाकर आप पूरा डिसीजन लीजिए। आप जो भी डिसीजन लेंगे हम उसको स्वीकार कर लेंगे। तो कैबिनेट मिशन आया, मार्च 1946 में भारत पहुंचा। उसने विभिन्न संगठनों से, समूहों से, कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से, सभी लोगों से बात की। बात करने के बाद उसने अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया। उसने कहा कि भारत को आजादी दी जाएगी। तो भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी। तो भारत को स्वतंत्रता किस प्रकार से देंगे? तो उसने कहा कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस संविधान सभा की जिम्मेदारी होगी भारत के लिए नए संविधान का निर्माण करने की। और जब तक नया संविधान बनकर लागू नहीं हो जाता तब तक इस संविधान सभा में जिसको बहुमत मिलेगा उसकी सरकार बनेगी और जिसकी सरकार बनेगी उस सरकार को हम सत्ता का हस्तांतरण करेंगे। क्लियर हुआ? तो कैबिनेट मिशन ने घोषणा की कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। उस संविधान सभा
में जिसको बहुमत मिलेगा वह अपनी सरकार की स्थापना करेगा। अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी। उस अंतरिम सरकार को ब्रिटिश सरकार सत्ता का हस्तांतरण करेगी और यही संविधान सभा देश के लिए नए संविधान का निर्माण करेगी। चुनाव हुए, कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। चुनाव हुए, इस चुनाव में 211 सीटें कांग्रेस को मिली, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली। कांग्रेस को बहुमत मिला, उसने अपना मंत्रिमंडल बनाया, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपना मंत्रिमंडल का निर्माण किया, सरदार पटेल गृह मंत्री बने। और इस प्रकार से जब पृथक पाकिस्तान की मांग को कैबिनेट मिशन ने स्वीकार कर दिया, तब मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही शुरू किया। दंगा करना और हिंदुओं का कत्ले आम करना। हजारों स्त्री, पुरुष, बच्चे लोगों का कत्लेआम मुस्लिम लीग ने करना प्रारंभ किया। इसके बाद लॉर्ड बेबल चले गए। लॉर्ड बेबल के जाने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय बना करके भारत भेजा गया। इटली ने यह घोषणा की कि वे भारत को जून 1948 तक स्वतंत्रता दे देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन आए, उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप सत्ता का हस्तांतरण करने का काम करिए। लॉर्ड माउंटबेटन आए, लीग द्वारा सीधी कार्यवाही की गई, दंगा फसाद किया गया और लॉर्ड माउंटबेटन के आने के बाद उन्होंने विभिन्न वर्गों से मुलाकातें की और पूरी स्थिति का अध्ययन करने के बाद उन्होंने कांग्रेस को मनाया कि कांग्रेस, तुम पाकिस्तान के निर्माण की बात मान लो। आखिरकार कांग्रेस ने पाकिस्तान के निर्माण की, भारतीय विभाजन की मांग को स्वीकार किया, मान लिया और इसके बाद 14 अगस्त 1947 को भारत को पाकिस्तान का निर्माण हुआ और 14 अगस्त 1947 की रात को 12:01 पर भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण हुआ। और इसके आगे की चर्चा, मतलब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की चर्चा और आगे पीछे की थोड़ी सी चर्चा अगले व्याख्यान में होगी। आपको धन्यवाद।